जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि किसी ने एक बहुत ही बड़ी शानदार सी फैक्ट्री खोली है। हाँ, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री। हाँ, और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए हजारों कर्मचारियों की एकदम सख्त जरूरत है। मतलब काम का बोझ इतना ज्यादा है कि मशीनें खाली पड़ी हैं, उत्पादन रुका हुआ है। लेकिन लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक ने एक बहुत अजीब काम किया है। क्या किया है? उसने ना मेन गेट पर एक बहुत बड़ा भारी भरकम ताला जड़ दिया है। अरे। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, जिन लोगों को काम की सख्त जरूरत है, हम्म। वो बाहर खड़े हैं। हम्म। और मजबूरी में वे लोग क्या कर रहे हैं? वो कंटीले तारों के ऊपर से कूदकर, या टूटी हुई खिड़कियों से, या फिर किसी बहुत ही खतरनाक और अंधेरे नाले के रास्ते फैक्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब इस बेतुकी कोशिश में तो जान भी जा सकती है। सही कहा। जान भी जा सकती है, लेकिन वे फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब सुनने में ये शायद एक अजीबोगरीब या काल्पनिक कहानी लगे, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वो देवेंद्र राज सुथार के एक बेहद प्रभावशाली लेख श्रम की मांग और प्रवासन का संकट पर आधारित है। और ये लेख बताता है कि ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल वही हकीकत है जिससे आज पूरी दुनिया गुजर रही है। हाँ, मतलब ये वास्तव में हमारे समय की अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक पहेलियों में से एक है। बिल्कुल। हमारा मिशन आज यही समझना है कि आखिर ऐसा क्यों है। हम आम तौर पर ना प्रवासन या जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं, उसे सिर्फ लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के रूप में देखते हैं, या फिर न्यूज़ चैनलों पर चलने वाले कुछ आंकड़ों के रूप में। हाँ, बस कुछ नंबर जो टीवी स्क्रीन पर चलते रहते हैं। सही कहा। लेकिन इस लेख ने जिस गहराई से इस मुद्दे को छुआ है, वो हमें सच में ये सोचने पर मजबूर करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो ढांचा हमने बनाया है, वो अंदर से कितना टूट चुका है। मतलब पूरी दुनिया एक अदृश्य डोर से बंधी है, और वो डोर कुछ और नहीं, सिर्फ श्रम है, यानी लेबर। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मतलब दुनिया की जरूरतें और नीतियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत कैसे काम कर रही हैं। हम्म। अगर हम आज के जनसांख्यिकीय, मेरा मतलब है डेमोग्राफिक रुझानों को देखें, तो विकसित देशों की स्थिति तो बहुत स्पष्ट है। हाँ, उदाहरण के लिए हम जापान को ही देख सकते हैं। बिल्कुल, जापान को देखिए, जहां खाली पड़े घरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि वहां आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। और सिर्फ जापान ही क्यों, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी तो यही हाल है ना। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए, अस्पतालों में बुजुर्गों की देखभाल के लिए, या खेतों में फसल काटने के लिए, और आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें युवा पेशेवरों और मजदूरों की सख्त दरकार है। जरूरत तो बहुत है, लेकिन लेकिन जब नियम कानूनों की बात आती है, तो उनके वीजा नियम इतने कड़े, इतने जटिल और प्रशासनिक रूप से इतने धीमे हैं कि एक आम इंसान के लिए वहां कानूनी तरीके से पहुंचना लगभग असंभव सा हो गया है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। हाँ, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नीतियां जमीनी हकीकत को पूरी तरह से नकार रही हैं। मतलब देखिए, विकसित देश एक तरफ तो इस बात से खुश है कि उनके यहाँ जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो वर्कफोर्स चाहिए, वो उनके पास है ही नहीं। और जब आप काम करने की इच्छुक लोगों के लिए वैध रास्तों यानी लीगल चैनल्स को एक तरह से बंद कर देते हैं, या पर उन्हें इतना महंगा और जटिल बना देते हैं कि वे आम इंसान की पहुंच से ही बाहर हो जाएं। बिल्कुल, तो इसका नतीजा ये नहीं होता कि प्रवासन रुक जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग आना बंद कर देंगे। तो फिर क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रवासन अंडरग्राउंड हो जाएगा। लोग गैर कानूनी तरीके अपनाएंगे। लेकिन एक मिनट के लिए, अगर हम उन विकसित देशों के नजरिए से सोचें, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट यानी विपरीत तर्क रखकर देखता हूं। हाँ, बताइए। क्या ये उन देशों का अधिकार नहीं है कि वे अपने दरवाजे बंद रखें? मेरा मतलब है, अगर वे अपनी सीमाएं पूरी तरह खोल देंगे, तो क्या उनका स्थानीय बुनियादी ढांचा जैसे अस्पताल, स्कूल और हाउसिंग पूरी तरह चरमरा नहीं जाएगा? क्या उनका ये डर जायज नहीं है? देखिए, ये तर्क सतह पे तो बहुत तार्किक लगता है, और यही वो तर्क है जो नीतियां बनाने वाले अक्सर देते भी हैं। लेकिन समस्या ये है कि विकल्प पूरी तरह खुली सीमाएं बनाम पूरी तरह बंद सीमाएं के बीच का नहीं है। तो फिर विकल्प क्या है? बात प्रबंधित गतिशीलता यानी मैनेज्ड मोबिलिटी की है। जब दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं, तब भी अर्थव्यवस्था की जो मांग है, जो लेबर की डिमांड है, वो तो बनी रहती है ना। हाँ, वो तो खत्म नहीं होती। बिल्कुल।
उस मांग को पूरा करने के लिए जो लोग अवैध रूप से पहुंचते हैं वे बिना किसी अधिकार के, बिना टैक्स चुकाए शैडो इकोनॉमी यानी एक छुपी हुई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर शोषण शुरू होता है। हाँ, और इसी शून्य में मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा अरबों डॉलर का काला बाजार पनपता है। और ये काला बाजार कितनी बेरहमी से काम करता है ये तो हम रोज ही खबरों में देखते हैं। मतलब लोग भूमध्य सागर की खतरनाक लहरों को छोटी छोटी रबर की नावों में पार करने की कोशिश करते हैं। वे सहारा रेगिस्तान की तपती रेत में बिना पानी के मीलों पैदल चलते हैं, या बंगाल की खाड़ी में तस्करों की छोटी नाव में बिल्कुल जानवरों की तरह ठूंस दिए जाते हैं। ये सच में दिल दहला देने वाला है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सिस्टम ने सुरक्षित दरवाजा बंद कर रखा है और फैक्ट्री के अंदर जाने का सिर्फ वही खिड़की वाला खतरनाक रास्ता बचा है। बिल्कुल। और इस प्रशासनिक विफलता की जो मानवीय कीमत चुकाई जा रही है ना, वो कल्पना से परे है। लेख में कुछ आंकड़े भी दिए गए थे। हाँ, लेख में कुछ ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकते हैं। मतलब अगर हम केवल साल 2025 की ही बात करें तो अब तक लगभग 7,900 लोग। बाप रे, सिर्फ इस साल? हाँ, सिर्फ इस साल 7,900 लोग प्रवासन के इन खतरनाक रास्तों में या तो मारे गए हैं या लापता हो गए हैं। और अगर हम 2014 से लेकर अब तक का आंकड़ा देखें तो ये 80,000 की संख्या को पार कर चुका है। 80,000 लोग? अब इस संख्या को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। अगर हम किसी बहुत बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम की कल्पना करें जो एकदम खचाखच भरा हुआ हो और वो पूरा का पूरा स्टेडियम अचानक गायब हो जाए, ये कुछ वैसा ही है। 80,000 इंसानी जानें जिनके अपने परिवार थे, अपने सपने थे, जो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में हमेशा के लिए खत्म हो गए। बिल्कुल। और यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। जब इंटरनेट पर हर दिन ऐसी खबरें आती हैं कि भूमध्य सागर में नाव डूब गई या तस्करों ने लोगों को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया, तो लोग ये भयानक जोखिम उठाते ही क्यों हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब क्या ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है जो उन्हें वहां ले जाती है? एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की गहराई में जाना होगा। अच्छा। हाँ, जिसे पुश पुल थ्योरी यानी पुश पुल थ्योरी कहा जाता है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि प्रवासन कभी भी शून्य में नहीं होता। ये दो ताकतों का परिणाम है। पहली ताकत है जो इंसान को अपनी जड़ों से, अपने घर से बाहर धकेलती है। इसे पुश फैक्टर कहते हैं। तो ये पुश फैक्टर असल में जमीनी स्तर पे काम कैसे करता है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है जिसका खेत समुद्र के किनारे स्थित है। ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। खारा पानी उसके खेतों में भर गया है। पिछले 3 सालों से उस जमीन पर एक भी फसल नहीं उगी है। मतलब जमीन बंजर हो गई? हाँ, अब उस किसान के पास अपनी जमीन से गहरा लगाव है। वो वहां से जाना नहीं चाहता। लेकिन जब उसके बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है और जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी है, तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई चारा ही नहीं है। बिल्कुल। मिट्टी और मौसम उसे वहां से बाहर धकेल रहे हैं। यही पुश फैक्टर है। इसके अलावा भारी आर्थिक असमानता, युद्ध और राजनीतिक हिंसा भी बहुत बड़े पुश फैक्टर हैं। शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोग शौक से अपना देश नहीं छोड़ते, वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ काम करता है पुल फैक्टर, यानी वो ताकत जो आपको दूसरे देश की तरफ खींच रही है। बिल्कुल। टीवी पर या इंटरनेट पर दिखने वाली एक बेहतर जिंदगी की चमक, ये उम्मीद कि वहां मेहनत का सही फल मिलेगा, बच्चों को अच्छे स्कूल मिलेंगे और एक सुरक्षित भविष्य होगा। सही कहा आपने। जब पीछे मुड़कर देखने पर केवल भूखमरी, बंजर जमीन या बंदूक की गोलियां दिखती हैं, जो कि पुश फैक्टर है, और आगे एक उम्मीद दिखती है जो कि पुल फैक्टर है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो आर्थिक तबाही होती है, उसका वर्णन इस लेख में बहुत ही मार्मिक तरीके से किया गया है। हाँ, बिल्कुल। मतलब परिवार के परिवार इस उम्मीद में कि उनका बेटा या भाई विदेश जाकर पैसे कमाएगा, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वे साहूकारों से भारी भरकम कर्ज लेते हैं, अपनी पुश्तैनी जमीनें गिरवी रख देते हैं और मानव तस्करों को लाखों रुपए देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर वो व्यक्ति उस खतरनाक सफर में मारा जाए या लापता हो जाए, तो पीछे छूटे परिवार का क्या होता है? वो परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। वे सिर्फ अपने एक सदस्य को नहीं खोते, बल्कि वे कर्ज के एक ऐसे अंतहीन दुष्चक्र में फंस जाते हैं जिससे बाहर आना मतलब नामुमकिन हो जाता है। सब कुछ छिन जाता है उनका। हाँ, तस्करों को दिया गया पैसा डूब जाता है, साहूकार जमीन हड़प लेते हैं और परिवार भयंकर गरीबी में धकेल दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद है।
और इस पूरी अंधेर गर्दी में सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं और अकेले सफर कर रहे नाबालिग बच्चों का होता है। वे मानव तस्करों के चंगुल में फंसने के बाद बंधुआ मजदूरी, शारीरिक हिंसा और वेतन चोरी का सबसे आसान शिकार बनते हैं, क्योंकि उन्हें बचाने वाला कोई कानूनी तंत्र मौजूद ही नहीं होता। अब तक हमने जिन वैश्विक ताकतों की बात की, चाहे वो अर्थव्यवस्था की मांग हो, जलवायु परिवर्तन हो या बंद सीमाएं हो, हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही जटिल जाला है। बिल्कुल। लेकिन यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस पूरी वैश्विक तस्वीर से एक कदम पीछे हटकर भारत के संदर्भ में बात करते हैं। हाँ, भारत का उदाहरण बहुत ही खास है, क्योंकि ये लेख स्पष्ट करता है कि भारत इस प्रवासन के तंत्र में एक बहुत ही अनूठा और बेहतरीन माइक्रोकॉज़म है, या कह लें कि एक छोटा रूप है जो इस पूरी वैश्विक व्यवस्था को अपने भीतर समेटे हुए है। बिल्कुल। भारत का उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक प्रवासन के लगभग हर पहलू को दर्शाता है। मतलब ये एक प्रमुख सोर्स देश है जहां से हर साल लाखों लोग बाहर जाते हैं। और साथ ही यह अपने पड़ोसी देशों से आने वाले कई लोगों के लिए एक ट्रांजिट देश की भूमिका भी निभाता है। हाँ, वो भी है। लेकिन जो चीज भारत के संदर्भ को सबसे ज्यादा जटिल बनाती है वो है यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों के बीच का भारी विरोधाभास। वही विरोधाभास जिसे हम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। मतलब एक ही शब्द है, प्रवासी भारतीय या इंडियन डायस्पोरा, लेकिन इसके दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हैं। बिल्कुल। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत के उच्च कुशल पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ वे अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उनकी इस गतिशीलता को हम अक्सर ब्रेन ड्रेन कहते हैं। उन्हें बेहतरीन वीजा नीतियां मिलती हैं, उनके पास अधिकार होते हैं और वे उन देशों के समाज में बहुत सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीते हैं। और अब स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे को देखें। ये वो सिरा है जो ज्यादातर खाड़ी देशों यानी गल्फ नेशंस की तरफ जाता है, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान। हाँ। यहाँ लाखों भारतीय निर्माण कार्यों में मजदूरों के रूप में लगे हैं, सड़कों और गगनचुंबी इमारतों को बना रहे हैं, 50 डिग्री की भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं या घरों में घरेलू कामगारों के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। इस लेख में बहुत साफ तौर पर बताया गया है कि इन मजदूरों को जो कीमत चुकानी पड़ती है वो कितनी भयावह है। हमने पहले कफाला सिस्टम या प्रायोजन आधारित प्रणालियों के बारे में सुना है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? यह सिर्फ बुरे बॉस होने की बात तो नहीं है, ये एक पूरा कानूनी ढांचा है ना? बिल्कुल, ये कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है। कफाला सिस्टम का मतलब है कि आपके किसी देश में रहने का कानूनी अधिकार पूरी तरह से आपके एम्प्लॉयर या कफील के हाथ में होता है। अच्छा। इसे आसान भाषा में समझे तो जैसे ही एक मजदूर वहां पहुंचता है, सबसे पहला काम ये होता है कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। पासपोर्ट ही ले लेते हैं। हाँ, अब वो व्यक्ति उस देश में पूरी तरह से अपने नियोक्ता के दया पर निर्भर है। अगर नियोक्ता उससे दिन में 15 घंटे काम करवाता और ओवरटाइम नहीं देता तो मजदूर नौकरी नहीं छोड़ सकता। क्यों? वो बस काम छोड़कर किसी और के पास क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि अगर वो बिना अपने नियोक्ता की अनुमति के काम छोड़ता है तो उसे तुरंत अवैध या भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। बाप रे। पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल सकती है या डिपोर्ट कर सकती है। इसलिए जब उनका वेतन रोक लिया जाता है, जो कि वेतन चोरी का एक बहुत ही आम और क्रूर रूप है, तो वे पुलिस या कोर्ट के पास जा ही नहीं सकते। मतलब वो पूरी तरह फंस जाते हैं। हाँ, ये एक तरह का ढांचागत फंदा है जो उन्हें आधुनिक समय के बंधुआ मजदूरों में बदल देता है। ये बेहद खौफनाक है कि एक इंसान का कानूनी अस्तित्व पूरी तरह से एक कागज और एक ठेकेदार की मर्जी पर टिका हो। बिल्कुल। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस पूरे सिस्टम से भारत को एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होता है। दुनिया भर में भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस यानी बाहर से भेजा गया पैसा प्राप्त करने वाला देश है। ये पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था, खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए किसी जीवनदायिनी से कम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखकर समझें तो ये जो अरबों डॉलर का रेमिटेंस भारत आता है वो सीधे तौर पर गांवों और छोटे शहरों की तस्वीर बदलता है। इसी पैसे से परिवार अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज पाते हैं, पक्के घर बना पाते हैं और बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जुटा पाते हैं। एक तरह से ये विदेश में काम करने वाले मजदूरों का पसीना है जो भारत के दूर दराज के इलाकों में अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमा रहा है। लेकिन क्या ये एक बहुत ही कड़वा सौदा नहीं है? मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लेकिन इसकी कीमत वो लोग चुका रहे हैं जिनके पास ना अपने पासपोर्ट है, ना आवाज और ना ही अधिकार। बिल्कुल,
ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हकीकत इतनी साफ है, जब विकसित देशों और खाड़ी देशों को लेबर चाहिए और गरीब देशों के लोगों को रोजगार चाहिए, तो दुनिया की सरकारें बैठकर इस समस्या को सुलझा क्यों नहीं पा रही हैं? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और लेखक ने अपने विश्लेषण में इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर भी दिया है। समस्या ये है कि सरकारें इस मुद्दे को उस नजरिए से देख ही नहीं रही हैं जिस नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए। इसे एक आर्थिक या मानवीय आवश्यकता मानने के बजाय दुनिया भर में प्रवासन का पूरी तरह से सुरक्षीकरण कर दिया गया है। सुरक्षीकरण यानी सिक्योरिटाइजेशन। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर होता है? इसका मतलब है कि नीति निर्माता प्रवासन को एक सैन्य खतरे या कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में फ्रेम करते हैं। अच्छा। जब भी प्रवासन की बात होती है तो समाधान के रूप में दीवारें बनाने, बॉर्डर पेट्रोलिंग बढ़ाने और कटीले तारों की बात होती है। वे इसे अर्थशास्त्र के चश्मे से देखने के बजाय एक घुसपैठी के रूप में देखते हैं जिससे देश को बचाना है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीति में इसका कैसे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक राजनीतिक चलन बन गया है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है या नौकरियां कम होती हैं, तो राजनीतिक बयानबाजी को एक विलन की जरूरत होती है। बलि का बकरा चाहिए होता है। हाँ, और प्रवासी इसके लिए सबसे आसान शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पास उस देश में वोट देने का अधिकार तो होता नहीं है। वे अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं सकते। स्थानीय समस्याओं, चाहे वो अपराध दर का बढ़ना हो या सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव, सबका दोष प्रवासियों पर मढ़ दिया जाता है, जिसे समाजशास्त्र की भाषा में स्केपगोटिंग कहते हैं। और ये राजनीति बहुत कारगर भी साबित होती है, क्योंकि डर बेचना हमेशा आसान होता है। बिल्कुल। जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि अगर आज एक दिन के लिए दुनिया भर के प्रवासी मजदूर अपना काम रोक दें, तो उन विकसित देशों की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। कोई काम नहीं होगा वहां। हाँ, न कोई फसल काटेगा, न सड़कों की सफाई होगी, न अस्पतालों में देखभाल करने वाले बचेंगे और न ही इमारतें बनेंगी। तो अगर ये डर की राजनीति और सुरक्षा का चश्मा हटा दिया जाए, तो आगे का रास्ता क्या है? इस लेख के अनुसार असली समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि जाहिर है, हर देश अपने वीजा नियम खुद तय करता है, तो कोई वैश्विक नियम कैसे लागू हो सकता है? यहीं पर एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण यानी मल्टीलैटरल अप्रोच की जरूरत होती है। कोई भी एक देश अकेले संकट को हल नहीं कर सकता। तो फिर सब मिलकर क्या कर सकते हैं? समाधान का मूल मंत्र है सुरक्षित गतिशीलता बनाम कठोर संप्रभुता के बीच एक व्यवहारिक संतुलन खोजना। इसका मतलब ये नहीं है कि देश अपनी संप्रभुता या सीमाओं की रक्षा करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि वे सुरक्षित और कानूनी रास्ते तैयार करें। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग खिड़की या नाले के रास्ते से फैक्ट्री में न घुसें, तो आपको मेन गेट पर एक सुव्यवस्थित लाइन लगवानी पड़ेगी और उन्हें अंदर आने का वैध रास्ता देना होगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और यही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 10.7 का मुख्य आधार भी है। ये लक्ष्य बहुत स्पष्ट रूप से सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को सुविधाजनक बनाने की मांग करता है। अगर कानूनी और व्यवस्थित रास्ते उपलब्ध होंगे तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दलालों और तस्करों के पास जाएंगे ही क्यों? सही बात है। अगर खाड़ी देशों में काम करने वालों को कानूनी संरक्षण मिलेगा तो उनका शोषण कैसे होगा? समाधान सिर्फ कागजों पर नीतियां बनाने में नहीं है, बल्कि उन नीतियों को मानवीय यथार्थ के साथ जोड़ने में है। आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें, तो एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है वो ये है कि प्रवासन से जुड़े जो भी आंकड़े हम रोज पढ़ते हैं, वे सिर्फ संख्याएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। 80,000 लापता लोग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये गहरे मानवीय दुख की कहानियां हैं। ये उन टूटे हुए परिवारों की दर्दनाक दास्ताएं हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ इस उम्मीद में दांव पर लगा दी कि शायद सरहद पार की दुनिया उनके लिए थोड़ी ज्यादा दयालु होगी। ये उस व्यवस्था की नाकामी का सीधा प्रमाण है जो पूंजी और सामान को तो दुनिया में कहीं भी बिना किसी रुकावट के जाने की आजादी देती है, लेकिन इंसानों को सीमाओं की कठोर जंजीरों में बांध कर रखती है। और हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या कोई दूर किसी दूसरे देश की समस्या नहीं है।
ये हम सबको प्रभावित करती है। बिल्कुल। हम जिस दुनिया में आज सांस ले रहे हैं, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, जो गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस अर्थव्यवस्था का हम हिस्सा हैं, उस पूरे वैश्विक ढांचे की नींव इसी सस्ते और अक्सर अदृश्य श्रम पर टिकी हुई है। प्रवासन कोई समस्या नहीं है जिसे खत्म किया जाना है। ये एक मानवीय वास्तविकता है जिसे सही तरीके से प्रबंधित करने की जरूरत है। ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो अर्थशास्त्र की किताबों से निकलकर सीधे इंसानी ज़मीर से सवाल करता है। हाँ, सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण से हमें बहुत कुछ नया सोचने और समझने को मिला है। हाँ। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो हमारे आज के लेख के दायरे से थोड़ा आगे का है, लेकिन ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही स्वाभाविक और डरावना अगला चरण है। वो क्या है? देखिए, हम आज राष्ट्रीय सीमाओं, वीजा के कठोर नियमों, कटीले तारों और पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि देशों की सीमाएं कितनी मजबूत हैं, लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, जब आने वाले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज अपना सबसे विकराल रूप लेगा, जब समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया के कई तटीय और बसे बसाए हिस्से इंसानों के रहने लायक ही नहीं बचेंगे, जब करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, तब क्या होगा? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बिल्कुल। क्या तब इन कठोर राष्ट्रीय सीमाओं का ये कॉन्सेप्ट टिक पाएगा, या फिर मानवता को जिंदा रहने के लिए राष्ट्र और सीमाओं शब्द की इस पुरानी परिभाषा को ही पूरी तरह से मिटाकर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि हम आने वाले कल के लिए कैसी दुनिया तैयार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वालों के लिए इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने और इसे गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।